आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मुल्क के तमाम चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की जानिब से शरह सूद सिंगल डिजिट करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़राई पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद को 11% की शरह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। आज गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है और बताया है कि गुज़िश्ता माली साल हमारी महंगाई की शरह 4.5% रही, जो कि हुकूमत और स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा हदफ से मामूली कम थी। खुर्दनी अशिया की महंगाई में बड़ी कमी आई, जबकि तवानाई की कीमतों में कुछ कम रद्दो बदल हुआ है और आगे चलकर इसके बुनियादी असरात साजगार नहीं रहेंगे। इसके असरात अगले साल सामने आएंगे और इन अवामिल को देखते हुए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। पिछली मीटिंग में भी इसको मेंटेन रखा गया था और इसमें भी आज भी उसका मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टांस है उसको कंटिन्यू किया गया और मॉनेटरी पॉलिसी ने जो डिसाइड किया कि रेट जो है वो 11% भी मेंटेन किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा है कि बैरूनी खातों का जायजा लिया गया। गुज़िश्ता साल दरामदाद के साथ साथ बरामदाद में भी इजाफा हुआ और इसी इजाफे के पेश नज़र मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ है। साथ ही तरसीलात ज़र, करंट अकाउंट सरप्लस, GDP ग्रोथ समेत कर्ज की अदायगियों से मुतल्लिक भी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल। हमारे $8 बिलियन से रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े। इस साल के अंदर उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ तो नहीं होगी, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये 38 बिलियन जो है ये 40 बिलियन से ऊपर चला जाएगा। पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की और उसके बावजूद हमारे रिज़र्व्स के अंदर जो है वो इजाफा हुआ। तो हमारे रिज़र्व जो पिछले साल 9 बिलियन से थोड़े ऊपर थे, 9.4 बिलियन के करीब जून 2024 में, वो बढ़ के इस साल 14.5 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो हो गया था। अगले साल में इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 7% की रेंज में रहेगा, जो कि हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट का भी टारगेट है। ग्रोथ है हमारा GDP ग्रोथ, रियल GDP ग्रोथ, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा ख्याल ये है कि हमारी ग्रोथ जो है वो 3.25 से 4.25% के दरमियान रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है, मगर यह भी एक हकीकत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जून 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान $7.2 बिलियन मालियत के डॉलर्स बैंकों से खरीदे और ये खरीदारी IMF के ताउन से जारी मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम के दरमियान की गई, जिसका मकसद ज़र मुबादला ज़खायर की तामीर नौ और मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के हसूल को यकीनी बनाना था। मगर इस खरीदारी के बावजूद डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया दबाव का शिकार दिखाई दिया। हालांकि रुपए की कदर कंट्रोल रखने के लिए डॉलर्स बैंकों से खरीदे गए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास से कबल माहिरीन ने तवक्को का इजहार किया था कि शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे, मालियाती आमदनी में बेहतरी और करंट अकाउंट सरप्लस के अलावा खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का भी जिक्र किया। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने GDP ग्रोथ और महंगाई से मुतल्लिक भी पेशनगोई की है। कमेटी ने तखमीना लगाया है कि माली साल 2026 में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान रहने की उम्मीद है, जबकि GDP ग्रोथ से मुतल्लिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तखमीने में कुछ रद्दो बदल किया है। कमेटी के मुताबिक ये तखमीना लगाया गया है कि इस साल रियल GDP 3.25% से 4.25 के दरमियान रहने की तवक्को है। अलबत्ता IMF ने पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू हुकूमती तखमीनों से कम रहने की पेशनगोई की है। IMF ने हुकूमत के मुकर्रर करदा शरह नमू के हदफ यानी कि 4.2% से कम तखमीना लगाते हुए यह पेशनगोई की है कि पाकिस्तान की रवा साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहेगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है, लेकिन
जियोपॉलिटिकल कशीदगी अब भी आलमी मुआशी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। साथ ही IMF ने खबरदार भी किया है कि मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मुईशतों के लिए भी खतरा बन सकती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत शरह नमू में इजाफे की पेशनगोई कर रही हैं, मगर सरकारी दादोशुमार बिलखसूस ज़र्रात से मुतल्लिक डेटा पर नजर डाली जाए तो नाजरीन असल सूरत हाल वाज़ेह होती है। सहाफ़ी शहराम हक की खबर के मुताबिक जनवरी ता जून 2025 के दौरान पाकिस्तानी किसानों ने 1.26 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का इज्तिमाई नुकसान बर्दाश्त किया। सबसे ज्यादा नुकसान चावल और मकई के किसानों को हुआ। बड़ी फसलों की बरामदाद में कमी हुई। मकई में 70%, केले में 69%, आम में 40% और प्याज और लहसुन में 31% की कमी वाक़ हुई। इक्तिसादी सर्वे 2024-25 के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की रीढ़ की हड्डी यानी कि कपास की फसल में 30.7% कमी वाक़ हुई है। इसी पैदावारी गिरावट के नतीजे में मुल्क को सिर्फ 6 माह में 1.66 बिलियन डॉलर की लागत से 8,500 मेट्रिक टन जिनिंग कॉटन बरामद करनी पड़ी। यहाँ ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में कपास की काश्त कम हो रही है और गन्ने की प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है कि जिसकी वाहिद वजह शुगर माफिया है जो इस सेक्टर को अपनी लपेट में लिए हुए है। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी हुकूमती नरखों पर दस्तयाब है ही नहीं, 200 से 215 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शुगर माफिया की इसी कार्टेल के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। सहाफी मुदस्सिर अली राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने शुगर सेक्टर को मरहलावार डीरेगुलेट करने का फैसला करते हुए तजवीज का हतमी मुसवदा तैयार कर लिया है, जो आइंदा हफ्ते वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक नए मुजवजा फ्रेमवर्क के तहत हुकूमत सिर्फ 1 माह की चीनी की खपत के बराबर बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए रखेगी और इसके अलावा चीनी की कीमतें या तरसील में सरकारी मुदाखलत नहीं की जाएगी। जराये के मुताबिक अगर डीरेगुलेशन के बाद कीमतें काबू से बाहर हुई तो हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सब्सिडी का हुजम बढ़ाया जा सकता है ताकि कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी तरह तजवीज़ में यह भी शामिल किया गया है कि सरप्लस पैदावार की सूरत में चीनी बरामद करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे किसानों को बेहतर नर्ख मिलने का अंदाजा लगाया गया है। अब यह फ्रेमवर्क रवामा शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के मुतालबे के बाद तरतीब दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा हुकूमत ने मुल्क में कैश लेन देन के खात्मे के लिए पहले फेज में सरकारी मलकियती इदारों के लिए कैशलेस निजाम पर मुंतकली का हदम मुकर्रर कर लिया है। हमारे साथ दोनों मौजूआत पर बात करने के लिए हमारे इकॉनमी के रिपोर्टर मुदस्सिर अली राना मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, पहले पहल तो चीनी को डीरेगुलेट करने से मुतल्लिक क्या अपडेट है? 6 तजावीज़ दी गई, वो क्या है मुख्तसरन बताइए। साथ ही ये भी बताइएगा कि इस फैसले का चीनी की कीमतों पर क्या असर आप होते देख रहे हैं? शुक्रिया मैडम, जो तजावीज़ हैं वो तैयार कर ली गई हैं और ये तजावीज़ आइंदा हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी प्रेजेंट की जाएंगी। जो वजारत सन्नत व पैदावार हैं और वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी और इसके साथ वज़ीर फूड सिक्योरिटी हैं, इस पे ये एक वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है जिसको चेयर कर रहे हैं वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। वहां पर ये 5 से 6 प्रपोजल फाइनल किए गए हैं शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर आप गुज़श्ता 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल यही हो रहा है कि पाकिस्तान पहले चीनी एक्सपोर्ट करता है और जब चीनी एक्सपोर्ट हो रही होती है उस दौरान प्राइसेस मेंटेन रहती हैं, लेकिन जैसे ही शुगर एक्सपोर्ट का कोटा कंप्लीट होता है मार्केट में शुगर की प्राइस शूट कर जाती है और उसके बाद फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि अब दोबारा चीनी का स्टॉक कम हो गया है। जो जरूरियात है महाना 5 लाख टन की, उससे कम चीनी अवेलेबल है, तो अब मार्केट में चीनी शॉर्ट होने का खदशा है, इस वजह से प्राइसेस शूट कर रही हैं। अब चीनी इंपोर्ट की जाए। अब ये आप जान के हैरान होंगे कि कल ऑडिटर जनरल ने पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ किया है कि ये जो हालिया चीनी के प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आए हैं, इससे शुगर मिलों ने तकरीबन 300 अरब रुपए इजाफी जो है ना वो अवाम की जेबों से निकाल लिए हैं। और अभी आपको पता है कि 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत हुई थी, जिसमें से 3 लाख टन का टेंडर हुआ हुआ है, लेकिन वो चीनी अभी इंपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, नवंबर से क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो जाना है और जो चीनी का पहला अगर टन आता है, एक जो चीनी इंपोर्ट होके आएगी तो वो नवंबर में आएगी, यानी कि ऑलरेडी आपकी जब क्रशिंग स्टार्ट हो चुकी होगी उसमें 1 महीने का टाइम लगता है कि नई चीनी मार्केट में आने की। लेकिन जो सेक्रेटरी हैं वजारत सन्नत व पैदावार सैफ अंजुम, उनका मुताबिक ये ऑफिशियल
नंबर है कि अभी तक जो स्टॉक है वो नवंबर तक का स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन इस सब में आप ये देख लें कि जो रिकॉर्ड है उसमें ये है कि चीनी पहले एक्सपोर्ट की जा रही है, फिर इंपोर्ट की जा रही है, और ये जो शुगर मिल्स के मालकान हैं जो कल प्रेजेंट भी हुए थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, वो हमने उनके नाम भी सारे दिखाए। एब्सोल्युटली, वो एक एक किसी ना किसी जमात से वाबस्ता है, एक एक बड़ा बाबू सियासतदान है। मगर मुदस्सिर, चावल और मकई की मिसाल भी हमारे सामने है। दोनों को डीरेगुलेट किया गया तो किसानों को फायदा होगा, लेकिन बरामदात से पैसा भी मुल्क में आएगा। मगर वो दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें पॉलिटिशियंस की मिले नहीं है, तो ये सियासतदान और स्टेक होल्डर्स जो हैं ये होने देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें, पंजाब गवर्नमेंट और अगर आप देखें शुगर मिलों की एक जो कैलकुलेशन है, तो पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में तीनों जगह पे मिले हैं। लेकिन पंजाब इस वक्त विफाक के साथ है कि शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। जो पॉलिटिशियंस हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि शुगर को डीरेगुलेट कर दिया जाए। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे जो ये डीरेगुलेट होने की बात हो रही है, इसमें भी शुगर मिल्स का फायदा है। वो कैसे कि इस टाइम जो तमाम पाकिस्तान की शुगर मिलें हैं वो 50% कैपेसिटी पे चल रही हैं, और पाकिस्तान का जो गन्ना है वो शुगर मिलों में आने के अलावा कुछ गन्ना गुड़ बनाने के लिए, कुछ गन्ना शक्कर बनाने के लिए, और आपको पता है कि दिगर जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें शुगर जो मिल्स मालकान है उनका ये कहना है कि जब हमें ये शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया जाएगा और हमें सरप्लस स्टॉक एक्सपोर्ट करने की इजाजत होगी। जो कल के एस्टिमेट हैं और जो कल प्रपोजल में फाइनल हुए हैं वो एनुअली ये है कि मिलों को 50% से उनकी कैपेसिटी बढ़ाकर तकरीबन 70 से 80% पे चलाया जाए, तो 25 से 30 लाख इजाफी जो है टन चीनी एक्सपोर्ट की जा सकती है, जो इजाफी सरप्लस प्रोडक्शन होगी, और उससे $1.5 अरब का जो ज़र मुबादला है वो हासिल हो सकेगा। आपने जो पॉइंट आउट किया है वो बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि इसमें तो जो पॉलिटिकल पार्टी के अहम नुमाइंदगान है वो खुद शामिल हैं, और वो खुद ये लोग चाहते हैं। क्योंकि आप इस मूवमेंट को देखें तो जो ये चीनी एक्सपोर्ट हुई है, इसमें वो एक बड़ी वाज़ेह लिस्ट है। उसमें बताया गया है कि 11 अरब, 15 अरब, 7 अरब, इस तरह करके जो शुगर मिल्स के मालकान हैं उन्होंने ये शुगर एक्सपोर्ट करके ये इतने अरबों रुपए कमाए हैं। तो इसमें जो शुगर को डीरेगुलेट करने वाला फैक्टर है, इसको पीपल्स पार्टी की भी ये डिमांड है, पंजाब हुकूमत ने भी ये विफाक से रिक्वेस्ट की है, और अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद इंस्ट्रक्शन दे दी है जिसपे ये काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के तो अपने खानदान की भी शुगर मिले बहुत है ना, बाकी सब भी जो हमने कल दिखाए या तो खुद सियासतदान है या पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल हैं। बिल्कुल, शरीफ फैमिली हो या फिर सदर पाकिस्तान हो या फिर पीटीआई के अहम कारकुनान जो पहले रह चुके हैं, उनकी बड़ी शुगर मिलें हैं। और जो लिस्ट कल पब्लिक अकाउंट कमेटी में प्रेजेंट हुई है वहां पे इन्हीं लोगों के नाम आए हैं कि ये जो बड़े 3 से 4 खानदान हैं, इनकी तकरीबन कोई दर्जन से ज्यादा शुगर मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, इसकी मजीद तफसील आने वाले दिनों में भी आपसे लेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी, और अब की बार ट्रंप के नारे लगाने वाले मोदी को ट्रंप की जानिब से मुसलसल हजीमत का सामना है। पहले ट्रंप मुसलसल पाक भारत जंग खत्म करवाने का दावा करते रहे, जबकि सबसे पहले सीज फायर का ऐलान भी सदर ट्रंप ने किया, और अब सदर ट्रंप ने मोदी सरकार पर तजारती बम गिरा दिया है। 25% टैरिफ आयद करने के साथ साथ भारत पर इजाफी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त हो रहा है जब भारतीय पार्लियामान में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इजलास में कुछ हासिल वसूल ना रहा, मां सवाए मोदी सरकार की हजीमत। मोदी से मुसलसल सवाल पूछे जाते रहे कि जिनके जवाब मोदी के पास थे नहीं। इस दौरान आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत पर 25% टैरिफ 1 अगस्त से नाफिजुल अमल हो जाएगा। जंगी मैदान, सफारती मैदान के बाद अब मोदी सरकार को मुआशी मैदान में भी शदीद धचका लगा है। अमेरिकी सदर, जिन्होंने कल ही भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, आज ट्रूथ सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में भारत पर ना सिर्फ 25% टैरिफ आयद कर दिया है, बल्कि रूस से तेल खरीदने पर इजाफी जुर्माना लगाने का ऐलान भी कर दिया है। सोशल मीडिया पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अगरचे भारत हमारा दोस्त है, हमने बरसों में उनके साथ निस्बतन कम कारोबार किया क्योंकि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और इनके पास किसी भी मुल्क की सबसे ज्यादा सख्त और नाकाबिले बर्दाश्त गैर मालियाती तजारती रुकावटें हैं।
भारत हमेशा से अपनी फौजी जरूरियात का बड़ा हिस्सा रूस से पूरा करता आया है और चीन के साथ मिलकर दोनों ममालिक रूस के सबसे बड़े तवानाई के खरीदार हैं। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में कत्लो गारत रोक दे, ये सब चीजें नाकाबिले कबूल हैं। इसलिए भारत यकम अगस्त से 25% टैरिफ के साथ साथ इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलहदा पोस्ट में यह भी कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ बड़ा तजारती खसारा है और सदर ट्रंप ने भारत के रूस के साथ तेल और दिफाई साजो सामान के मामलात को यूक्रेन जंग के तनाजुर में इंतहाई नापसंदीदा भी करार दिया है। नाजरीन, कल ही अमेरिकी सदर ने एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू में यह अंदिया दिया था कि वो 20 से 25% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। भारत हर दूसरे मुल्क से ज्यादा टैरिफ वसूल कर रहा है, तो अब जब मैं जिम्मेदार हूं तो ऐसा नहीं चल सकता। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया ने ट्रंप के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी है कि जिसमें सदर ट्रंप को एक शैलो और कम ज़र्फ आदमी करार दिया जा रहा है। 5 माह पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में ब्रिक्स ममालिक पर इजाफी 10% टैरिफ आयद करने का इजहार किया था और ये इल्जाम भी लगाया था कि ब्रिक्स ममालिक अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर अमेरिका फर्स्ट के बयानी को लेकर चल रहे हैं और इस बयानिए को तक़वियत देते हुए उन्होंने पहले कई ममालिक पर टैरिफ आयद किए, मगर फिर शदीद रद्द अमल पर इन टैरिफ्स को वापस लेने पर मजबूर हुए। लेकिन भारत के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कई हवालों से बहुत वाज़ेह और ठोस रहा है। भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए जाने, पाक भारत जंग में सीज फायर का सबसे पहले ऐलान करने और फिर बार बार उसका क्रेडिट हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनियों में भारतीयों को नौकरियां ना देने का ऐलान हो, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में फासले पैदा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट कंपनियों को हदायत जारी की कि भारतीय शहरियों को नौकरियां देने की बजाय अपने अमेरिकन और अमेरिकी बाशिंदों को नौकरियां दी जाएं। फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में एप्पल के सीईओ टिम कुक से भी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में फैक्ट्रियां लगाओ। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी खबरदार किया था कि सदर ट्रंप उन तमाम ममालिक पर सख्त टैरिफ आयद करेंगे कि जो रूस से तेल खरीदते हैं। भारत, चीन और ब्राजील का नाम लेकर अमेरिकी सेनेटर ने कहा था कि ये ममालिक रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं और इन ममालिक का ये इकदाम प्यूटन के जंगी मिशन को जिंदा रखता है। इसलिए सदर ट्रंप इन तमाम ममालिक पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं ताकि उन्हें प्यूटन की मदद करने पर सजा दी जा सके। नाज़रीन, नेटो के चीफ जनरल मार्क रूट ने भी चीन, भारत और ब्राजील को यह धमकी दी थी कि अगर वो रूस के साथ तजारती ताल्लुकात खत्म नहीं करते तो उन्हें 100% टैरिफ और मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय वजीर तजारत पीयूष गोयल कुछ दिन पहले तक ये भड़के मारते पाए गए कि भारत किसी भी तजारती मुआहदे में डेडलाइंस की बुनियाद पर शामिल नहीं होगा। हम सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे कि जो मुकम्मल तौर पर तयशुदा हो और मुल्क के मुफाद में हो। अमेरिका और भारत के माबैन जिस तजारती मुआहदे की कोशिशें की जाती रहीं, इसमें बारहा भारत की जानिब से ये अंदिया दिया जाता रहा कि जल्द अमेरिका से तजारती मुआहदा हो जाएगा। लेकिन मुबस्सिरीन का यह कहना है कि भारत की तजारती पॉलिसी तहफ़्फ़ुज़ पसंद रही है और इसका मकसद अपनी दाखिली मंडी को तहफ़्फ़ुज़ देना रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राई और डेयरी के शोबे में मामलात इख्तलाफात का शिकार रहे हैं। वाशिंगटन इन मंडियों तक रसाई चाहता है, लेकिन भारत खुराक की सलामती, रोजगार की फराहमी और छोटे किसानों को बचाने के लिए अमेरिका से ताहाल ये मुआहदा करने में नाकाम रहा है। मगर अब 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद होने की सूरत भारत की मुआशी मुश्किलात में खतरनाक इजाफा मुतवक्के है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार रहा है। 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम 190 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। ट्रंप और मोदी ने इस हदफ को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़म का इजहार भी किया और अमेरिका को आज भी भारत के साथ 45 अरब डॉलर का तजारती खसारा है, जिसे सदर ट्रंप टैरिफ के जरिए कम करना चाहते हैं। चंद दिन पहले ही अमेरिका की जानिब से इसी टैरिफ के खदशे के पेश नजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक तहकीकी रिपोर्ट में यह बताया था कि अगर भारतीय बरामदात पर 20% फ्लैट टैरिफ लगाया गया तो भारत की जीडीपी को 50 बेसिस पॉइंट्स का नुकसान हो सकता है और इस लिहाज से 25% टैरिफ मुईशत पर गहरा असर डालेगा और हर 1% टैरिफ में इजाफा बरामदात के हुजम में 0.5% कमी का बायस भी बन सकता है।
ये इकदाम भारत की मुआशी नमू को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। अब भारत पर 25% टैरिफ आयद हो चुका है नाजरीन, और अमरीकी तजारती वफ्द अगस्त के वस्त में भारत का दौरा करेगा। इस दौरे में तजारती मुआहदे के छठे दौर के मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मोदी सरकार अब इन मुज़ाकरात में शदीद दबाव का शिकार हो चुकी है। ना सिर्फ अब इकोनॉमिकली, लेकिन टू बिगिन विद पॉलिटिकल दबाव जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नरेंद्र मोदी इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रोल्ड विद इन इंडिया एंड ही इज बीइंग मेड अ जोक आउट ऑफ। उन्हीं के अपने अल्फाज को दोहराया जा रहा है। अब की बार ट्रंप के नारे हाउडी मोदी, मेरा यार ट्रंप, इसे अमरीकी शराइत के आगे घुटने टेकना पड़ेंगे। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहिदा ना होने के हवाले से लिखा है कि भारत सदर ट्रंप के साथ टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए शुरू ही से तैयार था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदारती हलबर्दारी के फौरन बाद वाशिंगटन का दौरा भी किया और भारत को ये उम्मीद थी कि सदर ट्रंप के साथ जल्द तजारती मुआहिदा तय पा जाएगा, लेकिन 6 माह बाद भी कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में अमेरिका भारत को अस्करी शराकतदार बनाने की कोशिश करता रहा है और इसे चीन के मुकाबिल के तौर पर पेश करता रहा है। कई महीनों से दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान दौरे जारी रहे हैं नाजरीन। दोनों मुमालिक के ताल्लुकात खुशगवार थे, मगर फिर 10 मई के बाद जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और उसके बाद पे दर पे इसका क्रेडिट लेते रहे और पाकिस्तानी फौजी सरबराह को 5 रोजा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन मदऊ किया, तो ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सदर ट्रंप का गैर मुतवक्के अंदाज पहले भी मामलात को पेचीदा बुना चुका है और इसी वजह से अमेरिका और भारत के दरमियान मुआहदे की कोई वाज़ेह सिमत नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, ऑपरेशन सिंदूर में मुकम्मल नाकामी के बाद अब नरेंद्र मोदी को सफारती और मुआशी मैदान में एक और बड़ा धचका लग चुका है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की सिक्योरिटी में नाकामी पर बहस के लिए बुलाए गए पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को मजीद हजीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मोदी के करीबन 100 मिनट के तवील खताब के बावजूद मगर भारत की ऑपोजिशन जमातों ने भारत सरकार को आड़े हाथों लिया हुआ है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी भारतीय पार्लियामेंट में दिए गए भारतीय वुज़रा के मन घड़त बयानात को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे जारियत का जवाज बख्शने और तनाज़ात को बढ़ावा देने का खतरनाक रुझान करार दिया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने कहा है कि दुनिया जानती है कि भारत ने पहलगाम हमले की मुसद्दका तहकीकात और सबूत के बगैर ही पाकिस्तान पर हमला कर दिया। भारत अपने स्ट्रेटेजिक मकासद में से किसी को भी हासिल करने में नाकाम रहा है। भारतीय लीडर अवाम को गुमराह करने की बजाय अपनी अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें और जंगबंदी को अमली जामा पहनाने में तीसरी फरीक के फाल किरदार को कबूल करें। ये तीसरा फरीक अमरीका है नाजरीन, के जिसके किसी भी हवाले से कंट्रीब्यूशन या किसी भी हवाले से एक्टिव पार्टिसिपेशन को इंडिया रद्द करता आया है। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर दाखिला की तरफ से दिए गए अकाउंट को भी मनगढ़ंत करार देते हुए ये सवाल उठा दिया है कि क्या ये महज इत्तफाक है कि पहलगाम हमले के मुबैना मुजरिम लोकसभा की बहस के आगाज पर ही मारे गए। आज ही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारत मार्काए हक में शिकस्त खा चुका है और अब फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंद जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है और ये तमाम फितनाबाज अनासिर भी उसी अंजाम से दो चार होंगे जो उन्हें मार्काए हक में मिला था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी काबीना के इजलास से खिताब में फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए कहा है कि अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी और वो भारत से जंग जीते और फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। दुनिया आज तक भारत से जंग जीतने पर दंग है और पाकिस्तान की तारीफ जारी है। छोटा सा वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। तहरीक इंसाफ जिस तहरीक का आगाज करने जा रही है उसमें फ़कत 5 दिन बाकी हैं। तहरीक की नौयत जुज़वी है। तहरीक को लीड करने का मामला ताहाल वाज़े नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान के साहबजादे पाकिस्तान आएंगे या नहीं, इस मामले पर भी दावों में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान की रिहाई के लिए जिस मुहिम का आगाज़ कासिम सुलेमान ने अहम मुलाकातों से किया है वो ताहाल जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू में कासिम खान से सवाल हुआ कि वो कौन से इमरान खान के दोस्त या इत्तेहादी हैं कि जो इस वक्त इमरान खान की मदद कर सकते हैं, जिसके जवाब में कासिम खान का कहना था कि हम इस वक्त सिर्फ अमरीका की तरफ देख रहे हैं क्योंकि अमरीका में बहुत से लोगों ने तशवीश का इजहार किया था। हम समझते हैं कि इस वक्त अमरीका ही वाहिद रास्ता है, इसलिए हम अमरीका की तरफ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक सवाल के जवाब में कासिम खान का कहना था कि 8
फरवरी को मेरे वालिद ने कैद में रहकर 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीता। इलेक्शन से कबल बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया ताकि इमरान खान को वोट ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए और कामयाब बनाया। कासिम खान का कहना है कि जब हमने ये नुक्ता उठाया था कि हमारे वालिद ने 10 दिन से सूरज की रोशनी नहीं देखी, तो उसके बाद इमरान खान को 2 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता रहा है, तब हमारी इमरान खान से आखिरी बार बात करवाई गई थी और आज 4 माह गुजर चुके हैं, हमारी बात नहीं करवाई गई। इमरान खान को जिस सेल में रखा हुआ है उसकी हालत बहुत खराब है, गंदे बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। 8 माह हो गए हैं, इमरान खान को जाती मुआलिद से भी चेक नहीं करवाया गया। नाज़रीन, आज ही सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी को खत लिखकर 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों और प्रोसिक्यूशन के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। चीफ जस्टिस के नाम खत में यह कहा गया है कि कानून की बालादस्ती के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं। आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। शिबली फराज का यह कहना है कि मुनसिफाना ट्रायल का हक बुनियादी इंसानी हक है, अदलिया आइन की मुहाफिज है, सियासी दबाव को नजरअंदाज करे कोई फर्द कानून से बालातर नहीं। शफाफियत और मीडिया की आज़ादाना रसाई यकीनी बनाई जाए। सेनेटर शिबली फराज ने अपील की है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जानिबदारी की गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। इससे पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब भी खत लिख चुके हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, कि जिसका नोटिस आज चीफ जस्टिस ने लिया है। उनको मदऊ भी किया, लेकिन उमर अयूब इस्लामाबाद नहीं आ सक रहे थे क्योंकि उनको खदशा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए चीफ जस्टिस को वो पेशावर में मिलने का कह रहे हैं। आपको बताते चले कि इसी हवाले से बात करेंगे कि 5 दिन बाकी रह गए हैं, होना क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सेनेटर हुमायूं मोमन साहब और रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर अफनान उल्ला। डॉक्टर अफनान, ये आपकी हुकूमत के लिए कितना डैमिंग है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, अमरीकी चैनल्स के ऊपर बताया जा रहा है कि आपकी हुकूमत किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है, उनको सूरज की रोशनी नहीं दिखाई जाती, फ़कत 2 घंटे के लिए बाहर रखा जाता है, जिन हालात में उनको रखा हुआ है, हेपेटाइटिस C से 10 लोग वफात पा गए हैं उसी सेल में। हाउ डैमिंग इज़ दिस फॉर योर गवर्नमेंट सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में वो खुश नसीब क्या कहते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको जो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं ये इससे पहले किसी को भी नहीं दी गई। और चाहे वो उनकी मर्ज़ी के खाने हों, चाहे एक्सरसाइज की मशीनें हों, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, चाहे वो उनका रोज़ाना का ये कहना हो कि मुझे मुलाकातें नहीं कराई, हालाँकि सबसे ज़्यादा मुलाकातें भी आज तक अगर किसी की हुई हैं तो इमरान खान साहब की हुई हैं। मगर उसके बावजूद अगर वो ये समझते हैं कि या उनकी फैमिली ये समझती है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये उनका राइट है, वो उसको जहाँ पे बात करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरा नहीं ख़्याल इसकी ना हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, ना पाकिस्तान के इमेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब खुद इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो वो तकरीरें करते थे और फरमाते थे, और अमेरिका में ही बल्कि ये तकरीर फरमाई थी कि मैं तो जाके एसी और पंखे और ये चीज़ें भी इनसे ले लूँ। सेनेटर अफनान साहब, ये फरमाई दीजिएगा कि अलीमा खान साहिबा का कहना है कि आपकी हुकूमत 2 बच्चों से डर गई है। अब वो आए या ना आए, इसाब का तो ये टेस्ट तो हो रहा है, रोज़ आपके वफाकी वज़रा इसके ऊपर बयानात जारी कर रहे हैं। क्या क्या वाकई वो कहती हैं आ भी जाएं और अगर हाथ भी लगाएंगे वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी? देखिए, बात ये है कि वो दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के साहबज़ादे हैं और वो माज़ी में पाकिस्तान आते रहे हैं उनसे मिलने के लिए, बहुत दफ़ा आए हैं वो। और अगर वो अभी भी आना चाहते हैं तो हमें कोई इससे कोई हमें कोई मसला नहीं है। ये ज़रूर है कि अगर वो सियासत में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पीटीआई को इसके ऊपर एक क्लियर लाइन लेनी चाहिए और अपने लोगों को बताना चाहिए कि भाई अब नहीं, इमरान आज खान के उन्होंने भी बाद जो अपने है इंटरव्यू वो में कहा कि आई एम नॉट अ पार्टी जो है वो पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ अपने वालिद की रिहाई चाहता हूँ, वो सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते। नहीं, लेकिन वो कर तो सियासत ही रहे हैं ना। आप मतलब कि ये वही वाली बात है कि जो उनकी वालदा है वो कहती हैं जी मुझे तो कोई शौक नहीं है सियासत में, और पूरी वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व है। जी डॉक्टर अफनान, बताइए दीजिएगा कि देखें ये अफनान साहब कह रहे हैं कि वो खुशकिस्मत तरीन प्रिजनर हैं पाकिस्तान के, जबकि इमरान खान साहब कहते हैं कि तारीख में कभी ऐसा सलूक नहीं हुआ जो मेरे साथ हो रहा है। सो सच कहीं ना कहीं तो बीच में है। अब वो हमारी बदकिस्मती है, बहैसियत सहाफ़ी हमें रसाई नहीं है कि हम खुद जाके उस सच को रिपोर्ट कर सकें। मगर इन द प्रोसेस ऑफ कोर्स दोनों साहबजादे और उनकी सियासत में आना ये बड़ा हुकूमत के दिल के करीब है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें कहा कि अगर वो जानशी बनना चाहते हैं तो गिरफ्तारी तो उनको खुद देनी चाहिए कि कद काट बढ़े। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको 2-3 इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से अफनान साहब ने ये बात की, ये एक बात याद रखें कि
जितना आपने पीटीआई के ऊपर जुल्म कर लिया है ना, लेट्स से आपने उसको इस लेवल पे ले आए हैं, तो सर जब आप स्टार्ट होगे, आप यहाँ से स्टार्ट होगे, आप दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं होगे ना। दिस विल बी द बेंचमार्क फॉर यू, और वो टाइम दूर नहीं होगा। नंबर टू, आप जो बात कर रहे हो ना कि वो बेटे हैं तो वो तो सियासत कर रहे हैं, सर ये आप लोगों का दस्तूर है कि बाप के बाद बेटा हो, बाप चला जाए तो बेटे को ऑटोमेटिकली सेनेट मिल जाती है, बाप चला जाए तो बेटे को ऑटोमेटिकली नेशनल असेंबली मिल जाती है, बहन को नेशनल असेंबली मिल जाती है, बीवी को नेशनल असेंबली मिल जाती है, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं। या फिर ना तो वो इस किस्म के कि जो वो फेडेक्स कर दें, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इधर नहीं है। इधर दो बेटे हैं जो कहते हैं, और बाप है जो कहता है कि ये पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होंगे। हाँ, ये उनका हक है कि अपने बाप के लिए आवाज़ उठाएं। रही बात ये कि जैसे अभी आपने कहा है कि भाई आपको भी, मेहर साहबा, के आपको भी एज अ सहाफ़ी इजाज़त नहीं होती, तो हम लोग एविडेंस में उन लोगों से उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ थे। अब उसमें जो उनके स्पोक्स पर्सन थे, ये उन्होंने बेतहाशा दफ़ा कहा हुआ है, और मेरी कोशिश ये होगी कि आप एक दफ़ा प्लीज़ जो ज़ुबैर साहब हैं उनको और अफनान साहब को या किसी को, या ख्वाजा आसिफ या किसी को एक साथ बुलाएं। क्योंकि ज़ुबैर साहब कहते हैं कि जब जब मियाँ साहब, हालांकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए थे, वो जल्दी भाग गए थे, उनसे जब वो जेल में थे तो उस वक्त सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक इनकी पूरी पॉलिटिकल जो मेन लीडरशिप है वहां बैठी होती थी, और हफ्ते में 2 दिन जो मुलाकातें होती थी उसमें 100 से 150 बंदा जाके मुलाकात करता था, और वहां पे सारी चीजें होती थी। नंबर टू, जब इमरान खान ने एसी का जिक्र किया था, एयर कंडीशनिंग का जिक्र किया था, या तो फिर इसका मतलब था एयर कंडीशन लगा हुआ था। अभी वो वहां पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है। नंबर टू, जब मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था कि मेरे हाथ में फ्राइंग पैन था और मैं फ्राइंग पैन से इनोवेशन करके इस्त्री करती थी, सो दैट मीन्स कि वो जहाँ पे भी कैद में थी वहाँ पे फ्राइंग पैन या चूल्हा, वो सारी चीज़ें उनको एक्सेस थी। ये याद रखें कि जहाँ आप छोड़कर जा रहे हैं हमें, हमने तो बर्दाश्त कर लिया और कर रहे हैं, और इमरान खान के हाथ में रिहाई है। मुझे आज वो इसका जरा डील कर जवाब देने, बार बार धमकियां आज दे वो रहे हैं, मुझे डील जरा इसका जवाब आज वो देने डील कर ले, आज वो दें। डील कर ले, वो बाहर आ जी जाए। डॉक्टर अफनान। आज डील करने वो बाहर आ जाएंगे, वो देखिए, डील नहीं। मैं इस पे ये बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि हम यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो हमने 2013 से 18 आपको कुछ नहीं कहा। ये बार आपने अपने लिए खुद बनाया है, और आप हमें धमकियां दे रहे हैं कि छोड़ के जाएं। भाई, हम आप लोग शुक्र अदा करें कि वो हरकतें, आप तो 3-3, 4-4 हजार बंदा मारने के लिए तैयार थे। आपने तो जनरल फैज को रखा हुआ इसी काम के लिए था, और आप हमें भाषण दे रहे हैं कि बड़ा जुल्म, इतनी अयाशी में उसको वो आपके लीडर को रखा हुआ है, और उसके बावजूद जो है आपके वो पूरे नहीं हो रहे। और ये हमें कह रहे हैं कि जी बेटी है, बेटे को बना दिया। भाई, हेयर ट्रांसप्लांट करने वाले को तो हमारी पार्टी में आज तक नहीं बनाया, या बोटॉक्स लगाने वाले को तो हमारी पार्टी में आज तक नहीं बनाया। कि इमरान खान के जाती मुलाजिम जो है उनको आप सेनेटर बना दें, वो बड़ा अच्छा है कहते। और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बुरा भला कहा कि जी ये देखे सियासत में आ जाते हैं, ये देखे सियासत में, अब देखें अब खुद सियासत में आ गए इनके बेटे। और अभी इनको रियलाइजेशन नहीं है सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब को, ये क्योंकि अंदर है तो इनको नहीं आ रही, बाहर से सबको नजर आ रहा है कि वो सियासत में आ चुके हैं। एमको की जन्नत में अगर कोई रहना चाहे तो उसको निकाला नहीं जा सकता। फिर इन्होंने फरमाया कि जी मियाँ साहब की जेल, मियाँ साहब ने आज भी इमरान खान से ज्यादा जेल काटी हुई है, आज की तारीख में भी मियाँ नवाज शरीफ ने इमरान खान से ज्यादा जेल काटी हुई है। और मियाँ साहब ने अटक की काल कोठरी में जो है वो जेल काटी हुई है। आपका लीडर तो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज की मशीन भी दो, मुझे देसी मुर्ग भी खिलाओ, मेरे साथ जो है एक हफ्ता जो है फैमिली की भी मीटिंग होगी, लॉयर्स की भी होगी, फिर सियासतदानों की भी होगी। मैं जाती तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जाता था, हफ्ते में एक दिन इजाजत होती थी, जुमेरात वाले दिन, और अक्सर औकात ये जुमेरात वाले दिन भी नहीं मिलने दिया करते थे। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बाहर यहाँ कर दिया, हमने अभी कुछ किया ही नहीं है आपके साथ। अगर आपने ज्यादा आपको लड़ाई करने का शौक हुआ है ना, तो हम हमने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तो आपको आपको पता चलेगा, अगर आपने अगर ये लड़ाई लड़नी है और ये हरकतें करनी है ना, तो फिर आपको पता चलेगा। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो ये अयाशी का जो आप कह रहे हैं और जुल्म का जो तहरीक इंसाफ कह रही है, इसके दरमियान जो सच है वो आप सहाफ़ियों को रसाई दे के क्यों नहीं बेनकाब करते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
एग्जैक्टली। देखिए जेल जो है ना, जेल वो इस तरह तो नहीं है ना, क्या कहते हैं कि जो मर्जी वहां पे चला जाए। इनके लोग जाते हैं, इनके लोगों को मालूम है। उसकी तस्वीर भी बहुत दफा आई है इमरान खान साहब के सेल की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ज़ाहिर है हर चीज के ऊपर अब आपने नैरेटिव बनाना है, प्रोपागेंडा करना है, तो फिर उसका कोई इलाज किसी के पास है नहीं। बात यह है कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है, जो कि डिक्लेयर्ड फॉरेन फंडेड पार्टी है। अच्छा, और ये उसके अंदर हमने पहले ये वाली बात कही थी कि ये देखें, ये इनके मामलात गोल्डस्मिथ फैमिली के साथ हैं, ये वहीं वहीं से इनके सारे ताने बाने मिले हुए हैं। आज वो बात साबित हो गई है कौम के सामने कि वो जानशीन पहले सारे पाकिस्तान को मरूसियत के ऊपर लेक्चर दिया, और अब अपने बेटों को सियासत के अंदर लॉन्च कर दिया है, और अभी भी इनकी जमात के लोगों को नजर नहीं आ रहा, और वो बेवकूफ़ों की तरह इसको जस्टिफाई किए जा रहे डॉक्टर हैं। हमायूं, इस सूरत हाल में जिधर हुकूमत का ये दावा है कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अदलिया से भी मायूस हैं इमरान खान साहब, उनके साहबजादे भी। तो चीफ जस्टिस की सरबराही में जब बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाद भी बगैर नोटिस जारी किए मुलतवी कर दी, फिर आप लोगों की फैसले भी आ रहे हैं, 10-10 साल की सजाएं हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन फुर्तियों में आके डिस्क्वालिफिकेशंस और सीट खाली करार दे रहा है, ऐसे में तो दिस सीम्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टनल ऑफ डार्कनेस फॉर यू इंडीड। देखिए ऐसा वो कहते हैं इवन द लॉन्गेस्ट डे कम्स टू एन एंड, ये याद रखिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप इलेक्शन कमीशन की जो बात करते हैं वो देख लें। हाँ, उन्होंने चतराल को डी सीट नहीं किया, हालांकि सबसे पहले वो जो हमारे जो मेंबर थे चतराल से, उनको 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन उधर कोई डी सीट नहीं की क्योंकि उनको पता है चतराल से पीटीआई जीतेगी। उन्होंने पंजाब से 48 घंटों के अंदर अंदर डी सीट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वो सेनेट की सीटें जहां पे कोई किसी की अमवात या किसी की उसकी वजह से हुई थी, तो उन्होंने विद इन 1 वीक उसके इलेक्शंस भी करवा दिए। लेकिन वो तकरीबन साल होने वाला है सनिया निश्तर को कि उन्होंने वो किया था, ये क्या कह सकते हैं उन्हें, रिजाइन दिया था। वो अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं किया, उस लिहाज से कोई वो इलेक्शन नहीं कराया। तो आप इलेक्शन कमीशन को देखिए कि वो कितना बायस्ड है। रही बात यह कि जो ये बात कर रहे हैं, मैं तो आपको कहता हूं ना कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो आप जाके देख लें कि हम गलत है या ये गलत है। और उसके बाद जिस तरीके से अफनान ने बात की, देखिए इस तरह है कि हम लोग जो मर्जी भी करें ना, हम जितना मर्जी भी करें, हमारे उसमें एक खानदानी सियासत का वो नहीं है। करंटली जो सिचुएशन है इसके अंदर कोई दिख नहीं रहा कि ये स्टेलमेट कैसे होगा, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो सेनेटर अफनान, आज ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने भी खत लिखा है चीफ जस्टिस याया अफरीदी को कि 9 मई के केसेस जो हैं वो बड़ी जल्दबाजी में निपटाए जा रहे हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में 3-3 बजे तक समातें हो रही हैं, और किस तरह हरिडली और इस हेस्ट के साथ फैसले सुनाए जा रहे हैं। वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये काम ना किया जाए। तो आपको लगता है कि क्योंकि हमेशा इस तरह के जो भी इस तरह के फैसले आते हैं वो बाद में ओवरटर्न हो जाते हैं, 70 साल की सजा हो हाईजैकिंग केस में नवाज शरीफ साहब को, वो 30 सेकंड भी नहीं इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुनी और छोड़ दी। तो कल को जब ये अगर होगा, मुमकिन तौर में अगर सबूत कई केसेस में ना होए या ना स्टैंड कर सके इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जी देखिए बात यह है कि अगर तो किसी के साथ ज्यादती हो रही है, हाँ, जैसे कि कहा जा रहा है, तो वो जब अदालतों में केस जाएगा तो वो उड़ जाएगा। और जितनी ज़्यादा अदालतों में आज भी सपोर्ट पीटीआई की मौजूद है, और जिस किस्म की सहूलतकारी अदालतों ने पीटीआई के लिए की साकिब निसार के आने के बाद और बंदयाल साहब तक, तो वो तो उसकी भी कोई मिसाल आप मुझे बता देना पाकिस्तान की तारीख में कभी मिलती हो। तो मुझे इस बात का पूरा सब यकीन है बंद। ओके, कि अगर कहीं पे ज्यादती इनके साथ की गई है, अगर ये कह रहे हैं जैसे, तो वो ज़ाहिर है हाई कोर्ट वगैरह में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अपीलों में तो इलेक्शन ये कमीशन मामला को हो जाएगा। इंतजार लेकिन नहीं ये बात करना जो चाहिए? कल भी वकील सफाई कह रहे थे चित्राली लेकिन साहब के और इन सबके कि लेकिन परसों हमारी समात लगी है, जरा होल्ड कर लीजिए, मगर फटाफट सीटें मैं खाली आपको करार दे दी गई। लेकिन अगर अगर अब इसी तरह मैं बात करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि देखें कितनी जल्दी लाहौर हाई कोर्ट ने जो जमशेद दस्ती वाला जो मामला है उसको निपटा दिया। ये भी एक व्यू है ना कि हम्म आप मैं लेकिन ये वाली बात इसलिए नहीं कर रहा कि ठीक है, कोर्टों का ये राइट है कि वहाँ पे मामला आप जाएंगे लोग भी तो यही और गिला वो करते उसको थे डिसाइड एहतसाब करेंगे। अदालत से ना कि बड़ी जल्दी मियां साहब कहते थे कि मेरा फैसला सुना दिया। नहीं, हमारे साथ तो देखें ना, जो कुछ हमारे साथ किया गया, जो झूठे केसेस हमारे पे बनाए गए, ये तो सर ये विशेष पीटीआई ने ये साइकिल सारा कब काम तक शुरू चलेगी? किया। इधर तो 9 में हुआ, एक हकीकत ये है, शुरू 2018 में इससे तो हुआ कोई है, इनकारी ये नहीं है। शुरू 2018 में हुआ है। हाँ, ये 2018 में शुरू हुआ है, और जब तक पीटीआई चाहेगी ये चलेगा, जब क्योंकि तक खत्म पीटीआई हम चाहेगी, करेंगे इसको। खत्म आप क्योंकि करेंगे। शुरू इन्होंने किया है तो खत्म हम करेंगे इसको।
अगर ये इनको शौक है ना दादा, क्या कहते हैं कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, अगली दफा मुझसे ऊपर से शुरू करेंगे आपके, जी ताकि मोहम्मद आपको साहब। समझ में आए। ये कोई तरीका है? कहते हैं आप लोग पहले आप लोग जुल्म करते हैं, आप साजिशें करके हुकूमतें गिराते हैं, आप आरटीएस बैठाते हैं, आप हाइब्रिड निज़ाम लेके आते हैं, उसके बाद आप भाषण दे रहे हैं हमें, क्या कहते हैं कि जुल्म। आपने हमारी सारी पार्टी, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आपने जेल में डाल दी थी, तब आपको नहीं याद आया जमहूरियत का? जी तब सेनेटर आपको मोहम्मद सोचना साहब। चाहिए था ना, ये जमहूरियत जो है बड़ी इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब अदालतों के चार अंदर सहूलत चार कारी आप करवा महीने रहे थे और चार महीने गुट्टू सीयू चल रहा था, तब 4 आपको महीने सोचना चाहिए जेल था में नहीं कि गुजार इस मुल्क सके की थे। जमहूरियत का क्या रोनी शक्ल बनेगा। बन गई थी। 4 महीनों में रोनी शक्ल बन गई थी। 4 महीने जेल में नहीं रहे थे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट चार? साइन 14 करके महीने निकले रहे थे। हैं। खुदा का वास्ते 4 महीने झूठ नहीं बोलना, रहे, आवाम को 4 गुमराह महीने करना नहीं रहे। छोड़ आप दे। डेट्स करके 14 देख लें, महीने रहे हैं। डेट्स करके देख लें। जुलाई टोटल 2 दफा जेल 2018 गए से हैं। टोटल नवंबर 2 दफा जेल गए हैं। 2019, 14 टोटल 2 महीने दफा जेल आपके गए दौर हैं। में काटी है टोटल 2 दफा। और परवेज मुशर्रफ के दौर में इसमें सर 1.5 जी साल 4 काटी है। महीने ये मैं बाद आपको, बेल यही तो पे मसला बाहर है आप लोगों निकला है। का। आपको 4 पता ही महीने नहीं है। बाद बेल पे आप बाहर झूठ के निकला ऊपर है। परिंदा खड़ा भारत कर के रहे हैं, कोर्ट को झूठ के ऊपर आप अदालत जो की मर्जी वजह बोलते से रहे। इनको वापस आना पड़ा, 14 वरना महीने बाहर रहे भाग हैं गए भाई। थे। आप मुझे बता दें, वो जुलाई लंदन के भाग उनकी 2018 बात से, तो सुन लीजिए। मैं आप जरा मेरी इनको बात नहीं बता दें प्लीज, सुनेंगे, इनको नहीं मालूम। मेरी बात नहीं यार जगह सुनेंगे, टीवी पे बैठ के वाली कहानी सुनाते मेरी हैं। बात नहीं सुनेंगे। जुलाई 2018 से नवंबर सर 2019 क्या बनता है, जी मुझे जी ये बता दें सर, चले। वो उनका गिला जुलाई ये रहता है, 2018 उनका से उनका नवंबर वो 2019 क्या पहले बनता है? भाग गए थे, वो मतलब वो दरमियान खुदा का में खौफ भाग गए करे ना, थे, झूठ बाहर बोलना भाग बंद गए कर थे। दे। वो तो खुदा जब का वो वास्ते याद झूठ ना रखें, बोले। अच्छा जब अच्छा, आप मोहम्मद साहब को सुन तो लीजिए जरा जी। खुदा का वास्ते झूठ ना बोले। एक मिनट है ना, हुमायूं मजहब एक कबर में मिनट जाना है, है। झूठ ना बोले। अच्छा मुझे तो बताएं अपने लोगों को कि गुमराह ना करें, अपनी सर बेगम सुन तो के गुमराह ना पास लीजिए। करें। इंग्लैंड कब गए थे? अपनी बेगम के पास इंग्लैंड कब गए थे? नवंबर 2019 में मियां साहब जो हैं वो बाहर आए हैं और जुलाई 2018 में वो अंदर हुए थे। ये रिकॉर्डेड है। आप नहीं उसके ऊपर भी एक आप मिनट, ये कहानियां तो बना रहे हैं। 2019 में बाहर नहीं आए थे। 2019 में वो प्लेटलेट्स का बहाना मार के चले गए थे ना। सर वो मुद्दा तो इधर हमने क्या है, आप लोगों मुद्दा ने इधर क्या है? आप इधर ये कोई देखिए ना, मुद्दा कंपटीशन तो ये नहीं है है मुद्दा की कि कि बात इनकिसाब इमरान खान वज़ीर अपने आज़म बेटों को को बच्चों को पाबंदी बहाने बना सलासिल रहा है। रखना ही उससे है। पहले अपने बच्चों जब को बाप बहाने बना के बेटी लेके आ रहे हैं। उससे इमरान पहले खान जब अपने बाप बच्चों को बहाने बेटी बना के लंदन लेके गए आया थे है वो कब सियासत गए से। थे? बाप तो बेटी वो इमरान लंदन खान के कब गए बच्चे कब थे? वापस आएंगे? कब इमरान गए खान के थे? बच्चे कब आएंगे पाकिस्तान? देखिए ना, बात ये है कि ये है नहीं वो बताएंगे। कौन सा बहाना बना के टोटल गए? 4 महीने, वो कौन टोटल सा 4 बहाना 2 बना के दफा गए? का मिला के 8 महीने नहीं गुजारा 4 इन्होंने। महीने नहीं 14। यार ये वही के अच्छा वही ठीक फंसे है हैं। अफनान साहब, मुझे इनकी करेक्शन मैच ही करने ठीक नहीं दीजिए एक है। सेकंड। मुझे लगता है जुलाई मैं समझ गई सर। 2018 मसला इधर, अभी मसला इनको इधर समझाए। ठीक है। मसला सर इधर ये है कि वो उनका मुद्दा ये है, आप महीनों की तो अब इधर कंपटीशन नहीं लगी ना कि वज़ीर आज़म कितनी देर पाबंदी सलासिल रहेगा, कौन सा रहेगा और कौन सा डील करके बाहर जाएगा, कौन सा अंदर ही बैठा रहेगा, कौन सा अपने बेटों को बुलाएगा, कौन नहीं बुलाएगा। तो मसला इधर ये है कि सर एज ऑफ राइट नाउ एक समबडी हैज टू ब्लिंक, समथिंग हैज टू गिव वे। वो क्या है वो किसी को समझ नहीं आ रही। मोमन साहब लेकिन बात ये है, बेसिकली लेकिन मैं आपको बात ये बताता है हूँ, कि ये लोग जो है ना, एक जुलाई मिनट है क्या, ये 2018 से बेसिकली आप नवंबर मुझसे 2019 पूछें, कितना बनता है ये आप बता दें बस। आप ठीक है। मुझसे पूछे उनसे मैं मोमन बड़ा साहब, सिंपल सा मैं सवाल मोमन पूछ रहा हूँ, साहब इसका सवाल का जवाब दे दें। ठीक है मोमन साहब इनका जवाब दे दीजिए। हर लेट हिम जगह बैठ फिनिश के व्हाट ही कहानियां सेइंग सुनाना सर। शुरू कर देते हैं जिसका सर पैर नहीं होता। जी मोमन साहब। नहीं सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। आपने सवाल किया, आपने मुझसे सवाल किया था उनसे किया था आप ही से किया कि था यो सर। ये वाला था कि देखिए ऐसा याद रखें कि एक फियर फैक्टर है। दे आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और स्टैंड ऑफ बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान। दे आर द बाय प्रोडक्ट। यू नो व्हाट बाय प्रोडक्ट्स आर? दे आर सर द आप बाय जो भी प्रोडक्ट। एनालिसिस कर लें, चल तो बेहतरीन रहा है सर। सिस्टम तो ये लोग सुन चला सुन रहे हैं। एक वाली बात है। आप मुझे वो बाज बताइए दफा कहां हमारी तारीख में देखिए, मुफाहमत के बगैर कोई ना कोई बाहर निकला या कुछ हुआ। एक जुल्फिकार अली भुट्टो ही था और वो अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, ही इज नॉट हियर नाउ। देखिए यही बात है कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाज जो उसूलों पे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने भागना नहीं है, आई वुड रादर स्टे इन द जेल, उनके साथ ज्यादती होती है। लेकिन जो भगोड़े हो जाते हैं वो भाग जाते हैं, जिनको अपनी जान प्यारी होती है। बल्कि ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो उनको अपनी इतनी जान प्यारी होती है कि वो अपने लोगों को फेडेक्स कर देते हैं कि जी मैं नहीं जा सकता साथ, लेकिन ये चीज करते हैं। तो एंड में ये याद रखना कि एंड में जो तारीख है ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो को याद रखेगी। एंड में अच्छा तारीख हमायूं उन साहब रैपिंग अप क्विकली बताइए, कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं और इफ सो कब तक मुतवक्के है उनकी आमद? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम अ स्पोक्स पर्सन टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन टू द फैमिली ऑफ इमरान खान। अब वो यही डिसाइड कब आते हैं कब नहीं मगर आप आते हैं बन ये। जाएंगे बहुत जल्द।
नहीं, मैं नहीं, वो नहीं, कभी नहीं बनेंगे उनमें और आप लोगों में बनने वाले हैं आप, बनने वाले हैं, बहुत थोड़ा ही फर्क रहेगा, जमीन आसमान का फर्क है, थोड़ा ही फर्क रह गया है मेमन जमीन साहब, आसमान कोई का बात फर्क नहीं, है। हकीकत को तस्लीम कर ले, हकीकत को तस्लीम आप कर ले, देख कोई लेना, बात नहीं है। आप देख लेना, आप आप भी उनके इधर हैं ही या अफनान, मैं नुमाइंदे, भी इधर ही हूँ, आप उनके आप भी नुमाइंदे इधर हैं, ही हैं, मैं भी इधर ही, आप उनके आप भी नुमाइंदे हैं, इधर उनके ही, बेटों के, आप भी इधर ही, मैं भी इधर ही आप हूँ। उनके बेटों के नुमाइंदे हैं। मैं किसी के बच्चे के पीछे खड़ा होना तौहीन समझूंगा। मैं हो आप चुके लोगों की हैं, तरह आप नहीं हूं, हो जब चुके तक हैं, उनके पीछे हाथ बांध के ना खड़े। अभी अभी आप तो पूरे आपने उनकी प्रोग्राम में उनको बेटी, डिफेंड कर रहे हैं, अभी क्या तो कर रहे आपने हो? मरियम के बेटे पूरे के पीछे प्रोग्राम भी में आपने हाथ बांध डिफेंड किया है, के खड़े होना है। अभी तो आपने मरियम के तो आप बेटे के डिफेंड पीछे ना हाथ करें ना बांध के उनको, खड़े होना है। अभी तो आप आप ये क्यों इनकी डिफेंड नहीं पेशी कर कोई रहे? सही है अफनान साहब? अब या मरियम साहिबा आप के क्यों डिफेंड कर रहे बेटे हैं? जुनेद के पीछे अभी भी खड़े होंगे सब? उसके भी तलने चाटेंगे, अभी देखिए, उसके भी मैं तलने कासिम और चाटेंगे। सलमान के पीछे तो नहीं खड़ा हुआ ना, मैं किसी जायनस लॉबी के पीछे तो नहीं खड़ा हुआ, मैं जुनेद के किसी पीछे यहूदी खड़े लोगों का होंगे? एजेंट तो नहीं हूँ ना, अब मैं ये किसी यहूदी हिंदू एजेंट का, लोग के मैं किसी पीछे, यहूदी ये एजेंट का हिंदुत्व के उसके पीछे खड़े तो होंगे। एजेंडा लेके नहीं चलूंगा ना, मैं किसी यहूदी को अपना लीडर नहीं मानाऊंगा, चले इस तरह कर ले, मैं किसी गोल्डस्मिथ फैमिली की गुलामी नहीं करूंगा, चले और आसानी हाँ, आसानी कर लेते हैं आपके लिए, लेकिन आप मोदी के मैं दोस्तों के किसी साथ रहेंगे, मोदी के गोल्डस्मिथ जो यार फैमिली है उनके साथ के होंगे। लिए हाँ? झूठ नहीं बोलूंगा, जिस तरह ये झूठ मोदी, बोल रहे हैं आप झूठ मुसलसल अभी अभी बोल बैठ के रहे इधर, हैं, आप आप मुसलसल झूठ झूठ अभी बोल बोल रहे रहे हैं। हैं, आपने आपने अपने लीडर की जो कैद है वो बढ़ा दी है और हमारे लीडर की कम कर दी है, और आपका मैथमेटिक्स इतना कमजोर है कि आपको यही नहीं पता कि 14 महीने में और 4 महीने में क्या फर्क होता है। तो अगर किसी का इतना आप कमजोर देखो, मैथ्स हो तो फिर मैं तो उसका मसला हल नहीं कर चलें सकता ना। चलें। आप झूठों पे बयानियां बना बना के, आप लोग समझते हैं कौन बेवकूफ है, आप झूठ बोलते रहेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि वो नहीं, हकीकत है। हम अक्लमंद है, आपको तभी तो झूठ का 8 फरवरी को सहारा आपको निकाल लेना बाहर किया इसलिए था। पड़ता है क्योंकि हम आप झूठ अक्लमंद है, का तभी सहारा तो आप आपको इसलिए बाहर लेते निकाल हैं, दिया था। लेकिन आप बहुत बहुत झूठ आप का उस शुक्रिया। सहारा कौन इसलिए की तरह लेते हैं चुनके क्योंकि हुए, आप झूठ जिस पे के जब अलावा तक आपकी सेहत लोहे में का है ही वो क्या। नहीं लगाएंगे, आप आपको सच जान नहीं बोलेंगे तो छूटेगी। लोग आपको मेरा आखिरी वोट ही सवाल नहीं देंगे। सेनेटर मोमन साहब मुझे अफनान से पूछने दीजिए। सेनेटर साहब, आपकी हुकूमत इस्तकबाल करना चाहेगी कासिम और सुलेमान का, या कोई खौफ और खतरा है आपको? नहीं, देखिए, हमने तो पहले भी ये वाली बात की है और मैं अभी भी दोबारा ये कह रहा हूँ कि अगर वो आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपना वीज़ा लें और आ जाएं, और पहले माजी में भी वो आते रहे, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, वो दोबारा आ जाए। जहाँ तक इस्तकबाल की बात है, वो ये सारी की सारी पीटीआई वहाँ पे पहुंचेगी, ये उसको उनको ले लेके घूमेंगे और ये टीवी पे आगे यही कहेंगे कि वो लीडर नहीं है, ठीक है। और वो और साथ साथ उनकी क्या कहते हैं पूरी पूरी चमचागिरी भी और करेंगे। आपको इनके इंटरव्यू से और इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इस तरह के बयानात और इल्जामात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी सकत को या नहीं, आपकी हमें तो कोई हुकूमत की बिल्कुल, हैयत को? हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमें मालूम है कि वो किस लॉबी से ठीक उनका ताल्लुक है, और वो उस लॉबी के साथ वो उनका अपना है, वो कर रहे हैं, वो ठीक अपना वो जाहिर है उन्होंने अपने अपने एजेंडे को लेके चलना है। ठीक। सेनेटर अफनान, सेनेटर हुमायूं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज़ ओनली टाइम दैट विल टेल दैट व्हाट विल गिव वे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।